ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा पूरा प्रोसेस। अभी देखो। पूरा रुको। लैपटॉप भी काम नहीं कर। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछ लो। ये लैपटॉप थोड़ा स्टार्ट हो गया, काम नहीं कर रहा है, हैंग हो गया। अब देखो। तो शुगर प्लस वाटर मिलके बनाया शुगर का सॉल्यूशन। यहाँ पे देखोगे जो शुगर होता है, ये सबस्ट्रेट है और एक सॉलिड भी है। और जो वाटर है, एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। और दोनों मिलके बनाया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके फॉर्म करता है क्या, कोई सॉल्यूशन का। यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, शुगर सॉल्यूट है एंड वाटर इज सॉल्वेंट, एंड बोथ ऑफ दिस combine to form a solution. The name of the solution is sugar solution because here sugar and water molecule are added, and both of these are combined to form a solution which is known as the sugar solution. अब यहाँ पे देखो, सेम चीज तुम जो मैंने इंक के साथ लेकर किया हूँ, यहाँ पे तुम शुगर के साथ भी लेकर कर सकते हो। जो चीज यहाँ पे मैंने इंक के साथ लेकर किया हूँ, यहाँ पे तुम शुगर के साथ भी लेकर कर सकते हो। मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। देखो, डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच हायर कंसंट्रेटेड पार्टिकल मूव टू ए हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन। यहाँ पे ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन रीजन से हमेशा जो मॉलिक्यूल या पार्टिकल का मूवमेंट होगा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। और यहाँ पे कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब कोई एटीपी का यहाँ पे खर्चा नहीं होगा। और इस पर्टिकुलर जो प्रोसेस है, एक टाइम के बाद वो एक होमियोस्टेसिस कंडीशन पे आ जाएगा। होमियोस्टेसिस का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब ऐसा कंडीशन जहाँ पे पानी, जितने भी यहाँ पे इंक का मॉलिक्यूल था वो सारी के सारी पानी के साथ मिल जाएगा। तो उसके बाद पानी, जहां से भी तुम यहाँ पे पानी मान लो इस रीजन से भी लूंगा तो वो यहाँ पे जितना ये मॉलिक्यूल रहेगा, इंक का मॉलिक्यूल रहेगा, यहाँ पे लूंगा भी तो सेम मॉलिक्यूल रहेगा। मतलब कोई भी रीजन से हम उसके बाद पानी उठाएंगे तो उसके साथ इंक का मॉलिक्यूल एक इक्वल अमाउंट पे रहेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्वल कंडीशन। अब यहाँ पे देखो,
हमेशा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना बेटा? यस सर। मैसेज करो, दिखाई दे रहे हैं ना तुमको? मैसेज करो। तो दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है, चलो। तो ये चीजें समझ में आ गया ना जो मैं बोल रहा हूँ? किसको समझ में नहीं आया तो बता दो, नहीं तो आगे जा रहा हूँ। अब देखो, एक और चीज देखो, यहाँ पे ग्रेडियंट फॉर्म होता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द टू लेयर। मतलब यहाँ पे कभी भी ट्रांसफर होने के लिए दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। जैसा मान लो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, किस लिए? क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, तुम्हारे पास उतना इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, मैं कुछ नॉलेज मैं शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। मतलब मेरे पास जितना था मैंने तुम्हारे पास भेज दिया, एक टाइम के बाद मेरे पास जितना नॉलेज है तुम्हारे पास भी उतना नॉलेज आ जाएगा। तो उसके बाद जब तुम्हारे पास सेम नॉलेज आ जाएगा तो तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में कोई फर्क नहीं रहेगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। अब इसके बाद देखो ऑस्मोसिस। अच्छा, डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए कुछ फैक्टर काम करता है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग डिफ्यूजन प्रोसेस। अच्छा, नहीं तो और भी एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो डिफ्यूजन का। जैसे मान लो हम घर पे अगरबत्ती जलाते हैं ना, देखो कि अगरबत्ती जलाने के टाइम पे रूम पूरा बंद कर देना। तो पहले जब अगरबत्ती जलाओगी उस टाइम पे अगरबत्ती का जो स्मेल होता है वो नहीं आता है। जैसे देखोगे थोड़ा 5 मिनट क्या 2-3 मिनट बाद देखोगे रूम के अंदर वो जो अगरबत्ती का स्मेल होता है, सेंट होता है, उस पूरे रूम तक फैल जाता है एयर के थ्रू। क्योंकि वो गैसेस पार्टिकल होता है, उसका जो स्पीड होता है, रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होता है बहुत फास्टर होता है। और एक टाइम के बाद तुम रूम के कोई भी कोने पे चले जाओ तो तुमको वहां पे अगरबत्ती का स्मेल, मतलब उसका जो स्केंट है, वो तुमको मतलब वो समझ में आ जाएगा। तो वो भी एक डिफ्यूजन है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर काम करता है। टेम्परेचर काम कर सकता है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी सॉल्यूशन पे हमेशा जो मूवमेंट होगा वो सॉल्वेंट का होगा। सॉल्यूट का मूवमेंट बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट पे होता है, बहुत रेयर अमाउंट पे होता है, मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं है। पीएच का चेंज होने पे होगा। आ, ठीक है, ये तुम्हारे बुक के हिसाब से इतना ही काफी है। जैसे देखो, मान लो एक कोई पार्टिकल है जिसका बड़ा साइज है, और एक
छोटा सा मैंने पार्टिकल लिया और दोनों को मैंने डिप कर रहा हूँ, मतलब मिक्स्ड कर रहा हूँ। एक मान लो पानी पे, मान लो दोनों ही शुगर का ही सॉल्यूशन, शुगर का मॉलिक्यूल है, और दोनों को मैंने यहाँ पे डिप कर रहा हूँ। यहाँ पे बड़ा साइज का जो था इसको लिया, और यहाँ पे मान लो छोटा साइज का मैं ले लेता हूँ। अब बताओ यहाँ पे कौन सा वाटर मतलब कौन सा शुगर मॉलिक्यूल क्विकली ये डिफ्यूज हो जाएगा, मैसेज करके बताओ। कौन सा, मतलब मान लो इसको मैं ए बी लिख देता हूँ, ये ए और ए बी, तो कहाँ पे बताओ, यहाँ पे ये डिफ्यूज हो रहा है और यहाँ पे ये डिफ्यूज हो रहा है, नीचे आ रहा है। अब बताओ कहाँ पे, क्या ए पे क्विकली डिफ्यूज होगा, क्या बी पे क्विकली डिफ्यूज होगा? ए पे क्विकली डिफ्यूज होगा क्या बी पे क्विकली डिफ्यूज होगा? चैट पे मैसेज करके बताओ। देखो यहाँ पे बी पे क्विकली डिफ्यूज होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज फास्टर इन कंपेयर टू ए। Why? Because the size of the molecule is smaller than the A. बी पे जो मॉलिक्यूल है इसका जो साइज है ए के कंपैरिजन पे छोटा है, छोटा मॉलिक्यूल होगा तो एक पानी पे क्विकली ये मिक्स्ड हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। बट ये इसका साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ पे जो इंट्रामोलिकुलर जो बॉन्डिंग है, इनके अंदर जो फोर्स है, ये इनको रुकता है कि ये फास्टली ये डिसॉल्व नहीं होता है, जिसके लिए यहाँ पे टाइम ज्यादा रहेगा और यहाँ पे टी पे टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल देखोगे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन रेट के। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, मान लो मैं इसको डी से डिफाइन करता हूँ, तो ये हो जाएगा डी वेराइजेज रेट ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा मेरे को और कुछ लेना पड़ेगा, डी लूंगा तो दोनों एक जैसा लगेगा। मान लो मैं ये ले लेता हूँ, मान लो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल एम ले लिया, और एक इसके इक्वल होगा, रेट ऑफ द डिफ्यूजन के इक्वल होगा। मतलब मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। ओ सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हम्म, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन। इफ द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज लार्ज, द रेट ऑफ डिफ्यूजन must be slow। if the size of the molecule is small, then it can quickly dissolve in the solvent through diffusion process।
ठीक है। आई थिंक ए फैक्टर के बारे में समझ में आ गया। तो नेक्स्ट फैक्टर पे चलो। टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर भी एक इसेंशियल रोल प्ले करता है डिफिशन पे। एज द टेम्परेचर राइजेस, as the temperature rises, the movement of the molecule should be higher. The movement of molecule should be higher. Or if we decrease the temperature, then movement of the molecule should be lower. Why? As we increase the temperature, for example, there is some particle. These are placed in a distant places. As we increase the temperature, as I apply the high temperature, then molecule move to a higher speed and they will be close to each other. They will be close to each other. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक तो ये क्लोजली आ जाएगा और इसका जो मूवमेंट होगा ये भी बढ़ जाएगा। जैसे ही मैं टेम्परेचर कम करूंगा, इसका मूवमेंट रुक जाएगा, मतलब स्लो हो जाएगा। तो टेम्परेचर जो होगा ये डिफ्यूजन रेट के प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर, मतलब इसको टी पे डिफाइन कर देता हूँ। टी वेराइजेज, डिफ्यूजन का मैं डी पे डिफाइन कर देता हूँ। टी वेराइजेज डी हो जाए। सिमिलरली एक और फैक्टर था पीएच। इफ वी चेंज द पीएच, the rate of the diffusion also increases and decreases. If we change the pH, the rate of the diffusion also increase and decrease. यहाँ पे पीएच का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में कोई भी सॉल्यूशन पे कितने नंबर पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा क्या बेसिक होगा क्या न्यूट्रल होगा। जैसे पीएच 7 होता है तो ए होता है न्यूट्रल। पीएच 7 होगा तो कोई भी सॉल्यूशन हो जाएगा न्यूट्रल। पीएच लेस देन 7 होगा इसको बोला जाएगा एसिडिक। पीएच लेस देन 7 होगा तो एसिडिक, और पीएच ग्रेटर देन 7 होगा तो तब इसको बोला जाएगा बेसिक। ठीक है। तो पीएच के हिसाब से मॉलिक्यूल के अंदर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ये चेंजेस होता रहता है। अब इसके बाद चलो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस।
It is also a biological process where solvent molecule moves from a region of higher volume to lower volume through a semi-permeable membrane. मेम्ब्रेन के बारे में मैंने बता दिया ऑलरेडी, 3 टाइप का मेम्ब्रेन होता है और उसका क्या क्या फंक्शन है, कौन कैसे काम करता है। तो ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है, यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट होता ही है, नेसेसरी है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट फिगर। यहाँ पे मान लो एक साइड पे मैंने कुछ शुगर मॉलिक्यूल रख दिया, और दूसरी साइड पे सिर्फ पानी रख दिया। और यहाँ पे मान लो थोड़ा बहुत पानी मैंने इस साइड पे ऐड कर दिया, और यहाँ पे पूरा पानी भर दिया। अब बताओ, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, ये सारी चीजों का अलाउ नहीं करता है ना। इसका पोर के साइज पे डिपेंड करता है कि वेयर इट शुड बी मूव, कौन सी डायरेक्शन पे होगा, वो किससे डिपेंडेंट होगा। एक तो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल का साइज कैसा है, और मेम्ब्रेन का जो पोर साइज है वो कैसा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो शुगर मॉलिक्यूल है ये लार्जर मॉलिक्यूल है, दैट्स व्हाई इट शुड नॉट बी क्रॉस दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड इट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड टू दैट डायरेक्शन। ये यहाँ से लेकर ये डायरेक्शन पे ये कभी भी आ नहीं सकता है। कौन? शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रॉस नहीं कर सकता है। तो फिर आएगा कौन? तो यहाँ पे देखो पानी का वॉल्यूम इस साइड पे कम है, पानी का वॉल्यूम इस साइड पे कम है, और इस पर्टिकुलर साइड पे देखो जो वाटर का वॉल्यूम है ये ज्यादा है। तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ का जो हायर वॉल्यूम ऑफ पानी जो होगा, हायर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्शन पे पानी जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। और एक टाइम के बाद क्या होगा, ये जो शुगर मॉलिक्यूल है ये पानी के साथ मिल जाएगा, शुगर का एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तब ये जो शुगर मॉलिक्यूल होगा ये इस साइड से लेकर यहाँ तक आ सकता है। बट कब आएगा? जब वो एक बार डिजोल्व हो जाएगा। आफ्टर डिजोल्विंग इट शुड बी मूव फ्रॉम दिस पार्ट टू दैट पार्ट। क्यों होगा? क्योंकि वो ऑलरेडी पानी के साथ डिजोल्व हो गया, तब उसका जो साइज है छोटा हो गया, जिसके वजह से ये आप ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस करके इस साइड पे आ सकते हैं। मान लो ये ए और बी दे देता, तो तब जाकर ए बी के पास जा पाएगा जब ए एक बार डिजोल्व हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया।
अब देखो ये कहाँ पे यूज होता है। ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल देखोगे कहाँ पे यूज होता है। देखोगे इन प्लांट के केस पे जैसे मान लो यहाँ पे पानी है, ये सारी जो रूट का लेयर है यहाँ तक पानी है। खुला है तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पानी कहाँ पे है, इस रीजन पे है। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे है। अब वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है, एनवायरनमेंट पे ज्यादा है क्या प्लांट बॉडीज के अंदर ज्यादा है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर इज हाई in compared to the plant body. Volume of water is high in compared to the plant body. इसके वजह से क्या होगा, जो यहाँ का जो पानी है, अब पानी किसके अंदर कम है, प्लांट बॉडी के अंदर कम है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इट्स लेस compared to the environment. That's why the water molecule from the soil move to the higher concentration region to the lower concentration region, क्योंकि यहाँ पे पानी का वॉल्यूम ज्यादा है और यहाँ पे प्लांट बॉडी के अंदर पानी का वॉल्यूम कम है। इसके वजह से ये क्या होता है, ये जो पानी होता है रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होने के बाद जाइलम टिश्यू के थ्रू ये प्लांट बॉडी के अंदर ये लीफ तक पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है किस लिए पानी प्लांट बॉडी के अंदर एंटर करता है। और यहाँ पे देखो कौन सा टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, ये बता सकते हो। देखो यहाँ पे देखो, मान लो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता, क्योंकि देखो अच्छा सॉल्यूशन के थ्रू नहीं भी बता पाओगे तो ये बताओ मेरे को कि यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है क्या डी प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है। मतलब देखो, जब भी मान लो ए वाटर मॉलिक्यूल है, लो सपोज ए वाटर मॉलिक्यूल है, अब मान लो ये जो स्टेम पार्ट है यहाँ पे जाइलम टिश्यू है, जाइलम टिश्यू के अंदर ऐसे पानी जा रहा है ऊपर। ये जो जाइलम टिश्यू के अंदर जब भी कोई मान लो ये कोई सेल था, इसके अंदर पानी घुस गया, तो ये सेल का साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा ना। तो जब भी ये पानी आने के वजह से जब यहाँ के सेल का जो साइज होगा ये बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब है इसका स्वेलिंग हो रहा है।
इसका मतलब यहाँ पे इसका स्वेलिंग हो रहा है, और स्वेलिंग होगा तो क्या होगा? स्वेलिंग होगा मतलब यहाँ पे डी प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है, पानी अंदर जा रहा है। ठीक है, प्लाज्मा फूल जा रहा है। प्लाज्मा लाइसिस होता तो, क्योंकि इसको प्रोटोप्लाज्म भी बोला जाता है ना, तो यहाँ से पानी निकल जाएगा तो प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, और पानी अंदर जाएगा तो डी प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, सेल स्वेलिंग हो जाएगा। क्लियर है? अब टाइम क्या हो गया बाकी है। चलो, आज एक सेल का जो स्ट्रक्चरल पार्ट था उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे सेल मेम्ब्रेन, तो एक एक करके हम अंदर देखेंगे हर एक का स्ट्रक्चर और फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन, इट इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका जो नेचर है ये सेमी परमेबल है। ठीक है। सेकंडली, इट इज इट इज फॉर्म्ड बाय lipid bilayer. It is formed by lipid bilayer and a protein layer, which is located inside the lipid bilayer, in between the lipid bilayer. ठीक है, जैसे देखो मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। और इनका जो बीच का एरिया होगा, चलो गया। अच्छा, थोड़ा रुको। पता नहीं गायब हो गया, फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा रुको।
इसको एक साथ बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। दिस स्ट्रक्चर टुगेदरली नोन एज सेल मेम्ब्रेन। Here you can see that this part is the lipid. This part is also lipid, and this part, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेड कलर का लेयर है, this part is known as protein. So here you can clearly see that both lipid are present on the peripheral side and protein are present in between the two lipid bilayer. लिपिड का लेयर देखो दो है, इस साइड पे एक है और इस साइड पे ये है, और इनके बीच में कौन है? प्रोटीन है। इसलिए जो लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको बोला जाता है लिपिड बाइलेयर, एंड ए प्रोटीन लेयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू लिपिड बाइलेयर। और यहाँ पे जो लिपिड का भी जो स्ट्रक्चर लिखा हो ना, लिपिड का जो ये जो फिगर है, यहाँ पे भी दो पार्ट होता है। दिस इज द हेड पार्ट ऑफ द लिपिड and this is the tail part of the lipid. Head part always situated towards the outer portions. ये हमेशा जहां पे पानी होता है उस साइड पे होता है। That's why it is a hydrophilic in nature. The head is hydrophilic in nature. What is the meaning of hydrophilia? Hydro means water, and philic means attraction. मतलब पानी के प्रति उसका अट्रैक्शन ज्यादा है, इसके वजह से हेट ऑलवेज सिचुएटेड टुवर्ड्स द पोलर साइड। ये हमेशा पोलर मतलब बाहर के तरफ होता है, और जो ये होता है इसका जो टेल पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। हेड पार्ट हाइड्रोफिलिक, बट जो टेल पार्ट होता है द टेल इज हाइड्रोफोबिक। टेल पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। फोबिक, हाइड्रो मीन्स पानी एंड फोबिक मीन्स ये अट्रैक्शन था, ये डिस्ट्रैक्शन है, मतलब वो पानी से दूर जाता है। फोबिया, फोबिया का मतलब होता है किसी चीज पे काम करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ना फोबिया आ गया इसको, हम माइफोबिया बोलते हैं। माइफोबिया का मतलब होता है आंखों में जब जो ये होता है, जो देखने का जो रेंज होता है एक कम हो जाता है, तो तब बोला जाता है माइफोबिया, पावर घट गया। तो फोबिया मीन्स डिस्ट्रक्शन लिख लो, कुछ भी लिख लो। आई थिंक सेल मेम्ब्रेन के बारे में पता लग गया। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? If we talk about the functions of the cell membrane, it protect the inner component of the cell membrane, inner component of the cell, क्योंकि ये इनवेल सेल के केस में सबसे बाहर होता है। द इनर कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर मटेरियल। It also helps in the transportation of the material. So these are the two functions that are important in respect to the plasma membrane or semi-permeable membrane or cell membrane. Or if we talk about the cell wall, you just remember that particular point. Cell wall, it is present only in the plant body, and
some bacteria present in plant body and bacteria. And in case of the plant, the cell wall is composed of cellulose. In case of plant, the cell wall is composed of cellulose. और बैक्टीरिया के केस पे ये हो जाता है पेप्टाइडोग्लाइकन। ओके, और क्योंकि सेल वॉल इट इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, दैट्स व्हाई इट प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन एंड आल्सो द इनर कंपोनेंट ऑफ द सेल। ये सेल मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है और सेल के अंदर और भी जो सेलुलर मटेरियल होता है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। इसके वजह से प्लांट बॉडी बाहर पे बहुत सारी जो एनवायरनमेंट का जो ये आता है ना, खतरा आता है, वो रेजिस्ट कर पाता है, क्योंकि जो सेल वॉल होता है ये बहुत थिक होता है, जिसके वजह से प्लांट बॉडी पे जो इन्फेक्शन होता है, डिजीज इन्फेक्शन होने का चांसेस कम होता है, और उनके बॉडी पे एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह होता है, क्योंकि वो बाहर की तरफ होता है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे जैसा घर नहीं है, हमारे जैसा घर नहीं है, इसलिए इसके बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर बना दिया सेल वॉल। ठीक है, चलो आज यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट दिन बाकी जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं वो पढ़ाएंगे। आज यहाँ तक, चलो बाय।